हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर्स के साथ, और आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जिसका आप लोग एग्जाम देकर आए हैं। अभी हाफ ईयरली कुछ दिन पहले हुआ है और आप लोग इसमें प्रिपरेशन कर चुके होंगे, तैयारी किए होंगे, और एग्जाम देने जब गए होंगे तो आपको एक क्वेश्चन बना भी होगा। बट ये संशय रह जाता है कि भैया आखिर क्या मैंने जो बनाया वो आंसर सही है या कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर 100% सही आंसर ही प्रोवाइड कराया जाएगा और आप इसको हमसे मैच कर कर अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कहाँ तक सही गया है। ठीक है, आते हैं, शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग नए हमसे जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। लघु बीजाणु धानी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। अंडाशय, परागकोश, वर्तिका, गर्भवर्तिका। तो परागकोश में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है जिसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 जगह का सेंटर बना हुआ रहता है जिसके अंदर परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो परागकोश हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। टेपेटम निम्नलिखित में से किसकी सबसे भीतरी परत है। ध्यान रखिएगा, परागकोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है टेपेटम, परागकोश की भित्ति, ऑप्शन नंबर सी। परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है। तो बीजांडकाय का, बीजांडकाय का, न्यूसेलस का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, परिभ्रूणपोष कहलाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर परागन को बढ़ावा देता है। तो स्व असामंजस्य, जब अपने ही पौधों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो पर परागन को बढ़ावा मिलता है। अगर आपस में ही काम हो जाए, अगर एक ही पौधा में नर और मादा का बीच में संतुलन रह जाए तो फिर यहाँ पर परागन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर असामंजस्य बैठने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, पर परागन को बढ़ावा मिलता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से क्या होती है, समान होती है, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है, अलैंगिक जनन ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में मुकुलन होता है जिसको हम लोग अंकुरण के नाम से भी जानते हैं, बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं करता। तो यहां देखिएगा, यीस्ट जो है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा जनन नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधों में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है, ब्रायोफाइलम भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, नाभिका कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिलाते जाइए, आगे आपको मिलते जाएगा। सामान्यतः आवृत बीजी भ्रूण कोष होता है, आवृत बीजी भ्रूण कोष जो है वो 7 कोशिकीय होता है। कितना कोशिकीय, 7। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं, तो फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड के वृंत को फ्यूनिकल कहते हैं। प्रति भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता। अगर एक से अधिक भ्रूण कोष पाया जाता है तो उसको बहुभ्रूणता कहा जाएगा। मूल तंत्र बनता है भ्रूण के मूलांकुर से, ऑप्शन नंबर डी। पुष्प बंद रहते हैं किस लिए, कॉस्मोगेमी में पुष्प बंद रहते हैं। नेक्स्ट, आवृत बीजियों में नर युग्मकोद्भव कौन होता है, तो परागकण, मतलब नर युग्मक कौन होता है आवृत बीजी में, परागकण होते हैं। सिनर्जिड किसका भाग होता है, तो अंड उपकरण का भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए। परागकण कहां अंकुरित होते हैं, तो वर्तिकाग्र में अंकुरित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, टाइमर चल गया। एंडोस्पर्म किसके संलयन से बनता है। एंडोस्पर्म जो है नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने से बनता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संरचना विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो एंडोस्पर्म जो है विकसित होने के बाद भ्रूण को पोषण प्रदान करना शुरू कर देती है। आवृत बीजियों में एंडोस्पर्म की पोलाइडी क्या होती है, त्रिगुणित। क्या होती है, त्रिगुणित। परागकण की सबसे बाहरी परत किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है, तो आम, सेव, टमाटर, अंगूर। सेव
सेव जो है वो आपका क्या है, आभासी फल है। कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन की शुरुआत करता है, तो एफएसएच हार्मोन शुक्राणु जनन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट, मानवों में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बना होता है, गोल्जी उपकरण से बना होता है। देखिए बीच में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके, लेकिन अग्रभाग जो है एक्रोसोम जो है वो पिंड वाला भाग वो क्या होता है, गोल्जी उपकरण से बना होता है। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र, तो मानव शुक्राणु में बोला है 23 गुणसूत्र होंगे, और अगर अंडाणु में भी बोलेगा तो 23, दोनों मिला देगा तो 46। पुरुष नसबंदी में किस संरचना को काटा और बांधा जाता है, तो शुक्रजनक नलिका वास डिफरेंस। अरे वो नली देखिए वृषण कोष से होकर जो शुक्राशय तक जाने वाली नली होती है उस नली को काटा जाता है। ठीक है। ग्राफियन फेलिकन क्या स्त्राव करता है, तो ग्राफियन फेलिकल जो है वो अंडाणु का स्त्राव करता है। वैसे यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ग्राफियन फॉलिकल जो है अंडाणु का निर्माण करता, अंडाणु का स्त्राव करता है। आगे, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है, एलएच हार्मोन, आपको पढ़ा चुके हैं। वैसे जो लोग नहीं भी सीखे होंगे वो लोग अपने जहां पढ़ते होंगे वो लोग तो जानते होंगे कि अंडोत्सर्ग के लिए एलएच हार्मोन आपको क्या रहता है, प्रभावी रहता है। मासिक धर्म को नियंत्रित करता है, कौन मासिक धर्म को नियंत्रित करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन। शुक्राणु परिपक्वता कहां होती है, तो शुक्राणु परिपक्वता एपिडिडिमिस में होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, लेडिक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म के समय गर्भाशय की कौन सी परत झड़ती है, एंडोमेट्रियम की परत जो होती है वो झड़ती है। महिला प्रजनन तंत्र में मानव शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटा, मानव शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटा। मेनार्चे शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो मासिक धर्म की शुरुआत के लिए। आरसीएच का पूर्ण रूप क्या है, आरसीएच प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन एंड चिल्ड्रन हेल्थ। और यहां पर पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोध विधि क्या है, तो स्थायी है नसबंदी। गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति यानी कि एमटीपी सुरक्षित मानी जाती है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस सकते हैं, इसमें आपको 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह दिया है। ध्यान रखिएगा 1971 का जो आपको एमटीपी कानून आया था, ध्यान समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एमटीपी कानून 1971 में जो आया था 1971 में, उसके एक्ट के तहत 12 सप्ताह तक ये क्या हो जाता है, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति एमटीपी कराना सुरक्षित माना जाता था। ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ साल पहले जैसे कि 2021 में एक नया संशोधन हुआ, और नया संशोधन होने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि भैया एमटीपी जो है 20 सप्ताह तक कराने पर सुरक्षित माना जाएगा। ध्यान रखिएगा 20 सप्ताह तक मान्यता मिलेगी। तो अगर आपने 20 सप्ताह मारा है तो आप किसी भी टीचर को, चाहे वो एग्जाम चेक कर रहा होगा, आप उनको ये बात बता सकते हैं। अगर गलत ये ठहराया जाए तो आप उनको बता सकते हैं कि 2021 के एमटीपी संशोधन के तहत ये बताया गया है कि 20 सप्ताह वाला क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, बट 20 सप्ताह से अगर ज्यादा एक्सेस करता है, 20 से 24वां सप्ताह के बीच में अगर कोई आता है तो उसको 2 एमटीपी से रिलेटेड जो डॉक्टर होंगे उनको 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर 20 सप्ताह से अंदर है तो एक डॉक्टर काम कर देगा, एक डॉक्टर उसका मान लीजिए वो कर सकता है, एमटीपी कर सकता है। बट अगर 20 सप्ताह से प्लस करता है, एक्सेस करता है, तो वहां पर 2 अनुभवी चिकित्सक की सलाह लेनी आवश्यक है, और दोनों रिस्क डॉक्टर पर जाता है। अगर डॉक्टर उसको कहेंगे कि भैया अगर एमटीपी कराना सुरक्षित है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर 24 सप्ताह के एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसमें फिर एक आपको क्या होता है कि हॉस्पिटल का एक रूल गाइडलाइन चलता है, इसका एक हेड क्वार्टर होता है, उस हेड क्वार्टर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉपर टी गर्भधारण को रोकता है, तो क्या करता है, तो आरोपण को रोकता है। आप आरोपण क्या होता है, जब शुक्राणु वहां तक पहुंचेगा तब ना वो वहां पर निषेचन कर पाएगा, लेकिन पहुंचने ही नहीं देता है। कॉपर टी क्या करता है, रोक देता है।
सहेली, सहेली क्या है? हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली है। नेक्स्ट, एमनियोसिंथेसिस का प्रयोग कहां किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्री विकृतियों की पहचान के लिए। देखिए बांझपन के इलाज के लिए नहीं किया जाता है, बांझपन के इलाज के लिए एमनियोसिंथेसिस नहीं है। एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके गर्भ से वो क्या किया जाता है, एक तरल पदार्थ को निकाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू। क्या किया जाता है? एक तरल पदार्थ को निकाला जाता है, उसको जांच किया जाता है। उस जांच से क्या होता है कि उसमें अगर कोई आनुवांशिक बीमारी उत्पन्न हो रहा है तो उस बीमारी का पता पहले ही चल जाता है, जिससे कि उसकी सुधार की जा सकती है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होने लगा कि इसका दुरुपयोग होने लगा, इसका उपयोग लिंग निर्धारण के लिए किया जाने लगा, और लिंग निर्धारण होने की वजह से यहाँ पर भ्रूण हत्या जैसे केसेस आने लगे, जिसकी वजह से सरकार ने इस पर पाबंदी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि यही दोनों हार्मोन जो है मादा प्रजनन तंत्र में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? सहलग्नता का प्रतिपादन मेंडल ने नहीं किया था। पृथक्करण, प्रबलता, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत मेंडल का दिया हुआ है। XO क्रोमोसोम की असामान्यता क्या है? तो ये हो जाएगा XO जो है, XO कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर टर्नर सिंड्रोम आपको आ जाएगा। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। आइए, निम्न में से कौन सप्रभाविता को दर्शाता है? तो ABO ब्लड ग्रुप जो है वो सप्रभाविता को दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में क्या होता है? तो प्रमुख लक्षण होते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं, मध्यवर्ती लक्षण होते हैं। जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्यवर्ती लक्षण होते हैं। आपको आंसर नीचे दिख रहा होगा, आप लोग उससे मैच कर सकते हैं अगर आपको पार कर गया होगा तो। सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है? तो बिंदु परिवर्तन के कारण होता है। और रक्त समूह वाले बच्चे के माता पिता का रक्त समूह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? AB और AB, समझिएगा, AB और AB, मतलब माता का भी AB और पिता का भी AB संभव नहीं है। अगर माता का भी AB और पिता का भी AB ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का O ब्लड ग्रुप कभी नहीं आएगा। ठीक है, ओकाजाकी के टुकड़े क्या है? देखिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव में, हाँ, एक सब्जेक्टिव में भी आपको पूछा है कि ओकाजाकी क्या है। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़े होंगे तो ओकाजाकी आपको सब्जेक्टिव भी लिखा जाता। आप यहां पर ओकाजाकी के टुकड़े क्या हैं? तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, लैंगिक स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड को ओकाजाकी कहते हैं। ठीक है, ओकाजाकी क्या है? लैंगिक स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड जो होते हैं उनको ओकाजाकी कहा जाता है। और इसी को आप लोग क्या कर सकते हैं? सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर ना हो ये वाला, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती उस क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो। आगे चलते हैं। प्रारंभन कोडॉन है क्या है? AUG, ऑप्शन नंबर बी। चारगॉफ के नियमानुसार कौन सही है? तो A बराबर T, G बराबर C, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओकाजाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? DNA लाइगेज जोड़ता है, DNA लाइगेज, ऑप्शन नंबर डी। यूकैरियोटिक जीनोम में गैर कोडिंग अनुक्रमों को क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। कौन आरएनए एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक लेकर जाता है? तो ट्रांसफर करता है, टीआरएनए। निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन का हिस्सा नहीं है? स्थानांतरण जो है और अनुलेखन का हिस्सा नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का है। टीआरएनए ट्रांसफर का एंटी कोडॉन किससे युग्मित होता है? एमआरएनए पर कोडॉन से युग्मित होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके आधार पर की जाती है? तो पुनरावृत्ति अनुक्रमण, पुनरावृत्ति अनुक्रमण मतलब कैसे? जो कि दोहराए। हिस्टोन प्रोटीन किस संरचना से जुड़ा प्रोटीन है? तो गुणसूत्रों में न्यूक्लियोसोम से जुड़ा प्रोटीन है। आगे, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने, मतलब विचारधारा किसने दिया था? तो आपको लामार्क ने दिया था, ये चीज लामार्क ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। आदिकालीन वायुमंडल में निम्न से कौन सी गैस अनुपस्थित है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अनुपस्थिति। समरूप अंगों की विशेषता होती है, समरूप अंगों की विशेषता क्या होती है? दिखने में समान होंगे परंतु उत्पत्ति समान होंगे, लेकिन कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे। समान उत्पत्ति लेकिन भिन्न कार्य, ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उत्परिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। चैप्टर नंबर 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं। जीवाश्म सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। यहां पर ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे हो सकता है कि क्वेश्चन आपको मेन बोर्ड में एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, एक सेकेंड,
हाँ, निम्न में से कौन मानव में अवशेषी अंग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में अवशेषी अंग नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो यहां पर नहीं है लगा दिया, तो कोई अपेंडिक्स मत मार के आ जाएगा कि अवशेषी अंग में तो अपेंडिक्स आता नहीं, अपेंडिक्स नहीं होगा। क्यों? अवशेषी अंग नहीं है बोला है, तो अपेंडिक्स नहीं होगा, कॉक्सिक्स नहीं होगा यानी कि पुच्छ की हड्डी जो कि हम बता चुके हैं, तीसरी मोलर दांत ये भी नहीं होगा, किडनी आज भी है और वर्क कर रही है, अवशेषी अंग नहीं है। निम्न में से कौन विकास का सही क्रम है? तो मछली हुआ, मछली के बाद उभयचर आएगा, सरीसृप नहीं आएगा, सरीसृप उसके बाद आएगा, उसके बाद स्तनधारी। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। संस्थापक प्रवाह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आनुवांशिक अपवाह का उदाहरण है। आणविक विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो डीएनए और प्रोटीन अनुक्रमों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिए आज ही, अगर हम वैसे तो मैं जो पढ़ा रहा था तो आज ही इस टॉपिक उठाया था। टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है, क्षय रोग जीवाणु जनित, हैजा जीवाणु जनित, रिंगवर्म जो है वो जीवाणु जनित नहीं है। निम्न में से कौन एंटीबॉडी बनाता है? तो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। एचआईवी के कारण एड्स होता है। निम्न में से कौन स्वप्रतिरक्षित रोग है? स्वप्रतिरक्षित रोग रूमेटोइड गठिया जो है ये खुद ब खुद क्या करता है? प्रतिरक्षित करता है। टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा किस प्रकार की होती है? कृत्रिम। टीकाकरण हम लोग बाहर से लगवाते हैं, प्रकृति नहीं लगाकर भेजती है। निम्नलिखित में से कौन औषधि मति भ्रामक है? तो LSD, ये अभी तक हम लोग का चैप्टर में नहीं आया है, आगे आएगा तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जो पढ़े हैं, एग्जाम में आया है, उसको आप लोग देख लीजिए। इंटरफेरॉन का क्या कार्य है? तो विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना, विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना इंटरफेरॉन का काम है। BCG का टीका लगाने से बचाव होता है क्षय रोग का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक द्वारा फैलता है? क्षय रोग, कैंसर, मलेरिया, एड्स। मलेरिया वाहक के द्वारा फैलता है। किसका? कौन वाहक है? मादा एनोफिलीज, मच्छर। सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा दीर्घकालिक होती है क्योंकि जब तक वो सक्रिय है तब तक कार्य होगा। HIV किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? हेल्पर टी कोशिकाएं, हेल्पर टी कोशिकाएं ये क्या होता है? इसको नष्ट कर देता है। तो आपका यहीं पर क्या होता है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको 80 को हो चुका है। आप लोग मैच कर लीजिए अपना अपना आंसर, और अगर आपको गलती हुआ है या सही हुआ है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, ठीक है, नेक्स्ट MCQ के सेक्शन को लेकर। तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए और स्टडी अपना करते रहिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। धन्यवाद।